Hi everyone. So welcome to the new topic of Indian polity. ठीक है, लास्ट लेक्चर नंबर 38 तक हमने सारे इमरजेंसी प्रोविजंस खत्म कर लिए थे. ठीक है, ये अपलोड जब होगा तब तक आपका लास्ट जो इमरजेंसी का प्रोविजन था विच वॉज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 वो जा चुका होगा. ठीक है, तो उसके बाद वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5. ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली मेंशंस योर जुडिशरी. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर नंबर 39 विल बी स्टार्टिंग विद जुडिशरी. ठीक है, जो उसके आर्टिकल्स हैं, इससे स्पेसिफिक जितने भी आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सारी चीज़ें वो आपके आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के आपके सारे आर्टिकल्स हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे यू कैन रेफर द सेम फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 26. ठीक है, आज के लेक्चर में हम आपका अपॉइंटमेंट तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द रिमूवल बिकॉज बेस भी बनाना है. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. ठीक है, एंड प्रोबेबली यस 2 लेक्चर आपके पूरे लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. तो आज के लेक्चर में हम अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज तक पढ़ेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इट विल बी स्पेसिफिक टू योर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है, सो आज के लेक्चर में कंटेंट विल बी कवरिंग इज इंट्रोडक्शन टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट बट येस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, दैट इंक्लूड्स योर CJI ऑल्सो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, देन द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये तो बेसिकली फैक्चुअल है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं. देन द वेरी फेमस अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है, ये आपका ये NJSC 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेसिस पे 4 फेमस जज केसेस स्टार्ट हुए थे. ठीक है, बेसिकली इन सब में आपका कंक्लूजन ये था कि भाई प्रेसिडेंट क्या, इज इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्नॉलेज व्हाट द सुप्रीम, मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है तो क्या जो सजेशन CJI देता है क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, या जो सजेशन CJI देते हैं उसमें कितने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंक्लूजन होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और कितना आपका रोल है एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट का इन अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट मतलब प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नहीं पूरे जो CJI हैं उनका बस सजेशन है वेदर इट इज़ बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. तो वो सारी चीज़ें इन 4 केसेस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट जज केस आपका 1982, सेकंड 1993, थर्ड 1998 एंड फोर्थ आपका द वेरी इनफेमस NJSC को रिमूव कर दिया गया था. ठीक है, और जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन 2014. ठीक है, और इसके बेसिस पे जो आपका कोलोजियम सिस्टम है उसी को आपका कोलिजियम सिस्टम. ठीक है, मतलब आइडिया दे दूँ तो NJSC बेसिकली आपको कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करता है बट इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो ये हम हमारे 4th केस के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली अंडरस्टैंड कि हायरार्की कैसे रहती है. हायरार्की अगर आपको पता है तो पहला हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सुप्रीम कोर्ट कह लो या जुडिशरी कह लो. ठीक है, अब उसमें फंडा क्या रहता है कि फंडा यही है कि वी ऑल नो दैट वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. अब सेंटर के साथ साथ वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, राइट. अब ये एक लेवल ऑफ मतलब हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सेंटर पे आती है. ठीक है, इन अ साइमल्टेनियस वे यू हैव स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी खुद की एग्जीक्यूटिव है एंड खुद की लेजिस्लेटिव है, राइट. हर एक स्टेट गवर्नमेंट के आपको पता होगा एक खुद का हाई कोर्ट भी है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इसको मैं फर्स्ट लेवल कह देता हूँ और इसको मैं सेकेंड लेवल. ठीक है, अब अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं
वो अपने अपने जो भी उनके स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंस लिस्ट है या सेंट्रल लिस्ट है, उसके बेसिस पे काम करती है, ठीक है। मोर एंड लेस सिस्टम सेम है, ठीक है, फंक्शनिंग भी सेम है, बस जो जुरिस्डिक्शन होता है कि किस एरिया पे आप काम कर सकते हो वो सेंटर और स्टेट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जीक्यूटिव और सॉरी जुडिशरी नहीं आएगा यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट लेवल पे आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो पार्ट है वो ऑन एन एवरेज सेम है, ठीक है। बस उनकी जो फंक्शनिंग है वो एक्सपैंडेड एरियाज में है और किसी में लिमिटेड है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बाउंड्री स्टेट गवर्नमेंट की है और सेंटर आपके ऑल इंडिया लेवल की बात करता है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और हेरारकी में है, ठीक है। सो बेसिकली जुडिशरी जो आपकी है इन इंडिया, इट हैज़ वर्टिकल हेरारकी, ठीक है। वर्टिकल हेरारकी का क्या मतलब है? इट डजेंट मैटर इफ़ यू बिलोंग टू एनी स्टेट, ठीक है, इट डजेंट मैटर इफ़ यू बिलोंग टू एनी डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी हेरारकी है दैट इज़ योर बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप मतलब सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है। 500 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो कहीं कहीं क्लब होके हैं, बट मेजॉरली हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट के अंदर आता है उस स्टेट का आपका एक खुद का हाई कोर्ट होता है, ठीक है। एंड कलेक्टिवली सारे स्टेट्स का हाई कोर्ट मिला के आपका एक सुप्रीम कोर्ट आता है जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिस इज योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडिया की जुडिशरी आपकी बॉटम टू टॉप के फंक्शनैलिटी में काम करती है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या है, आपको किसी पे भी केस करना है, आप सरकार के एक्शन से खुश नहीं हो, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना केस डालोगे। वहाँ पे जो भी कन्विक्शन हुई, जस्ट भी रिजल्ट आया, इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट, इफ़ यू आर ओके विद इट देन केस वहीं खत्म हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट यू मूव टू हाई कोर्ट, ठीक है, लार्जर बेंच, ठीक है। यूजुअली कैपिटल में रहती है, मतलब जो भी स्टेट है उसके कैपिटल में एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। वहाँ जाके आप अपनी केस दोबारा रीओपन करा सकते हो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट। वहाँ हाई कोर्ट में आपकी फिर से सुनवाई होगी, देन द प्रोसेस विल गेट रिपीटेड। हाई कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के जजेस अपना अपना तरीके से अपना कन्विक्शन देंगे। इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ़ यू आर ओके विद द कन्विक्शन ऑफ द हाई कोर्ट देन इट्स फाइन, एल्स आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है। मतलब इस पूरे हायरार्की में देयर आर सम एग्जम्पशंस। फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्कस करा था, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, राइट। वो कुछ एग्जाम्पशन है, मैं उसको अभी इधर इंक्लूड नहीं करूँगा बिकॉज अभी हम यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो फ्लो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सेंटर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंटली काम करती है अपने अपने तरीके से, ठीक है, अपने अपने जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे। जैसे कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उसके अलावा जो सेंट्रल लिस्ट है और जो स्टेट लिस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो इफ़ दिस इज़ योर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ योर स्टेट लिस्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है दिस इज़ योर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो आइडियली ये आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। बट जुडिशरी कैसी है? यू हैव सुप्रीम कोर्ट, देन यू हैव हाई कोर्ट एंड देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट के अंदर ही आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हमने कई वो भी पढ़े थे, जैसे कोई वारंटो वगैरह था, सर्टियोरी पढ़ा था, तो उसमें रिट्स की जो प्रोविजंस थी वो भी फ्लो करती है पूरी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आपके ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। हाई कोर्ट जैसे उस एक स्पेसिफिक स्टेट की हाई कोर्ट जो है उसकी यूजुअली बाउंड्री उस स्टेट तक ही लिमिटेड रहती है। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया भी होता है, ठीक है, जहाँ पे भी इंडियन सिटीजन है। सो ऐसे आपकी बेसिकली हायरार्की डिफरेंशिएट होती है, ठीक है, जुडिशरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई होप इन दो वेन डायग्राम्स के बेसिस पे आप समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन कैसे है, राइट। तो इसमें थोड़ा लिख लो, ठीक है।
Indian judiciary is mentioned under Part 5 of the Constitution. The article coverage of the judiciary of India is from Article 124 to 147. ठीक है. Next लिखो. Though executive and legislative are two different systems at two different level, judiciary, Indian judiciary is the different part of the same system. ठीक है, ये हमने पूरा अभी डिफ्रेंशिएट करा. ठीक है. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड योर सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट. ठीक है. और ये आपका जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया की डेमोक्रेसी में इंक्लूड करा गया था, इट वाज एडेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. सो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इज अडॉप्टेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये लिख लेना, फैक्चुअल चीज़ है, इसमें ज़्यादा लोड पड़ेगा नहीं. ठीक है. सो नाउ इफ आई टॉक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टोटल हाउ मेनी जजेस? 34 जजेस. आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से एक आपके सीजीआई हैं एंड बाकी आपके 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं. राइट. आज के टाइम पे जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो इतनी है. ठीक है. तो ये भी एक फैक्चुअल चीज़ है, याद रख लेना, कोई ज़्यादा बड़ा लोड नहीं है. अब ऑब्वियसली जो हमारी इंडियन पॉलिटी अभी तक हमने जो पढ़ा, उसके अंदर आपका फेडरलिज्म है. राइट. मतलब स्टेट एंड सेंटर फंक्शंस टुगेदर. राइट. यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा कि भाई सेंट्रलिस्ट के बेसिस पे सेंटर अपना काम करता है. ठीक है. डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गए, वो सारा आपके सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है. हेल्थ एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है. ठीक है. कुछ ऐसे हैं लिस्ट जो कॉमन है, जैसे एजुकेशन हो गया, तो वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. बट मोटा मोटी अगर आप समझो तो इंडियन पॉलिटी इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. ठीक है. बट जो आपकी जुडिशरी है, दैट इज योर सिंगली, मतलब दैट इज योर यूनिफाइड जुडिशरी. राइट. बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी चीज़ें शुरू हुई, देन आपका हाई कोर्ट आएगा, देन आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा. ठीक है. तो इसको लिख लो. दो इंडियन पॉलिटी इज फेडरल, आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी एंड इंडियन जुडिशरी इज hierarchy-wise organized एंड ऑर्गेनिकली लिंक्ड. ठीक है. ऑर्गेनिकली लिंक का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कन्विक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है. यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट. ठीक है. हाई कोर्ट के अंदर केस चला, मैं उस सारी डिस्कशन में नहीं जाऊँगा कि भाई केस बहुत लंबा खींचता है और वंस द केस इज इन कोर्ट तो सालों साल चलता रहता है. दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन हियर. बट येस, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि इफ़ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कन्विक्शन इज नॉट इन फेवर ऑफ योर्स एंड इफ़ यू वांट अ बेटर, मतलब आपको एक और लेवल की एनालिसिस करानी है, तो यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो ये चीज़ जो इंटरकनेक्टेड है. ठीक है. सो दिस इज़ योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. ये आपकी ऑर्गेनिकली लिंक्ड है. राइट. तो सिंस इट इज़ ऑर्गेनिकली लिंक्ड, आपको पता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक. राइट. नाउ नेक्स्ट लिखो. ऑब्वियसली जो हमने डायग्राम, वेन डायग्राम बनाया, यू हैव राइट. अब इसके बेसिस पे इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सरसाइजिंग पावर होती है, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे और ऑल ओवर जुडिशियल बॉडी पे हो रहती है. राइट. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ओवरशैडोज द हाई कोर्ट ओवरशैडोज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. राइट. तो इसमें लिख लो, हायरार्की ऑर्गेनाइज्ड in such a way that Supreme Court exercises judicial control over all the high courts and High Court exercises judicial control over respective subordinate courts. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को subordinate courts भी कह सकते हो, subordinate courts. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट आपकी
जुडिशियल कंट्रोल रखती है सारे हाई कोर्ट के ऊपर, और हाई कोर्ट आपका जुडिशियल कंट्रोल रखता है ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट लिखो, मैंने जो वर्ड यूज करा था ऑर्गेनिकली लिंक्ड, ठीक है। इसका ये एक सेंस ये भी है कि इफ़ यू आर अ पेटिशनर के अलावा जो मतलब एक तो आपने अपने लेवल पे या अपने बिहाफ पे केस डाला, बट जो जुडिशरी के अंदर काम करते हैं, दैट इज़ योर लेट्स से लॉयर्स एंड योर जजेस, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ मतलब जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे और जैसे जैसे वो अपना टेन्योर एज अ लॉयर और एज अ जज कंप्लीट करेंगे, तो वो उनकी भी जो कैरियर वाइज मूवमेंट कह लो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाती है, ठीक है। सो इसके अंदर लिख लो, द इंडियन जुडिशरी इज ऑर्गेनिकली लिंक्ड एज judges and practitioner of the subordinate courts become eligible to be appointed as judges of high court, who in turn may be appointed as judges of supreme court, ठीक है। तो बात वही है, आपके जजेस ने जैसे 5-10 साल काम करा तो वो एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट के जज बनने के 10-15 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, मतलब एलिजिबल हो सकते हो, बट अपॉइंटमेंट आपके जो रिव्यूज़ हैं, जो प्रेसिडेंट ने जिसको बनाया उसी पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। But yes, after gaining some experience, judges moves up the ladder, ठीक है। लैडर ये बेसिकली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट से स्टार्ट करते हो, देन आपका हाई कोर्ट आता है, देन आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, राइट। नेक्स्ट लिखो, अब वी ऑल नो दैट कि हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था कि जो आपका फाइनल बॉडी है जो विच होल्ड्स द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन पे आप जिस कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, राइट। सो इसको लिख लो, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, custodian of Indian Constitution and primary protector of fundamental rights in India, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट यू राइट, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, full stop. It is the highest court of appeal and the sole arbitrator of the dispute between the center and state, and also among all the states over distribution of power, ठीक है। तो लास्ट जो भी बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इफ़ यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट और लेट्स से सेंटर वर्सेस स्टेट्स और इवन स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है। स्टेट वर्सेस स्टेट में आपको पता है, जैसे आप अभी फेमस चल रहा है कर्नाटका, मतलब ये साउथ के जो स्टेट्स हैं इसमें कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। सेंटर वर्सेस स्टेट में आपका जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया था, ठीक है, इवन दो इट वाज मूव टू जीएसटी काउंसिल, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटर वर्सेस स्टेट्स भी आते हैं डायरेक्टली, आप यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस डाल सकते हो। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही एट लास्ट जो फाइनल पावर होती है टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है, उसको रिजॉल्व कराना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना, डायरेक्शंस देना, whether the Supreme Court needs to, whether the center needs to follow something or the state needs to follow something, that will always come from the Supreme Court itself, ठीक है। सेंटर वर्सेस स्टेट में जो केस होगा वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जाता, बिकॉज ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो आपका स्टेट में लिमिटेड ही है, तो आप सेंटर को कैसे ट्रैक करोगे, ठीक है। सो आइडियली सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो केस जाता है, राइट। ऑल्सो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो acts as a advisor to
प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑन एनी इशू ऑफ लॉ विच इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। फंडा क्या रहता है कि जैसे कोई भी ऐसा बिल निकल के आया, ठीक है, जो लोकसभा हाई कोर्ट में पास हो गया, सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास आया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब उस लॉ पे अगर मतलब असेंट देना है या उस लॉ को थोड़ा और बारीकी से समझना है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे कैसा रहेगा, उसका फंडामेंटल राइट्स पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, तो प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज आस्क एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट कैन टेक इट्स मतलब टेक हिज ओन एक्शन, राइट। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी कानून लगने वाला है या जो कानून ड्राफ्ट के तौर पे आया है, ठीक है, ऑब्वियसली जब तक प्रेसिडेंट उस पर असेंट नहीं देंगे तो वो बिल आपका कभी लॉ बनेगा नहीं। सो प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज आस्क सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज सजेशंस एज एन एडवाइजरी, ठीक है, फॉर एनी लॉ दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन पब्लिक, मतलब पब्लिक के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे सुप्रीम कोर्ट का एंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट्स बिहेव इन अ सर्टेन वे, क्या हायरार्की रहती है, क्या क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ये फैक्चुअल है। नंबर 1, द जज नीड्स टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, द जज शुड हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और मल्टीपल हाई कोर्ट्स फॉर मोर देन 5 years, ठीक है। तो टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, द जज should have been an high court judge, ठीक है, for more than 5 years, ठीक है। So even if an advocate who is not a judge can also be eligible to become the supreme court, मतलब कोई एडवोकेट है जिसने हाई कोर्ट के अंदर 10 साल से ज़्यादा काम करा है, ठीक है, वो भी एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें और लगा के लिख लो, any advocate who has worked greater than 10 years in high court, ठीक है, और मल्टीपल हाई कोर्ट्स, ठीक है। मतलब जैसे राजस्थान की हाई कोर्ट में काम करा, फिर गुजरात की हाई कोर्ट में काम करा, तो ऐसा कोई एडवोकेट जिसने 10 साल से ज़्यादा काम करा है एज अ लॉयर इन हाई कोर्ट्स, he or she can also be eligible to become a सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट यह है कि कोई प्रेसिडेंट डायरेक्टली किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं इफ दैट पर्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन मेक अ पर्सन सुप्रीम कोर्ट जज if he or she is a distinguished jurist, ठीक है। वैसे इंडिया में जूरी वाला जो गेम, मतलब जूरी वाला जो आपको पता होगा फेमस, तो रुस्तम केस हुआ था, तो वो जो रहता है जहाँ पे देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु फाइनली गिव द फाइनल कन्विक्शन, तो वो जूरी वाला जो सीन है वो अब बंद हो चुका है इंडिया में, and the final conviction is given by the honorable courts, district court, high court, supreme court, but still president can make a person a supreme court judge if he or she is a distinguished jury, ठीक है। So this is was all about the qualification to become a supreme court judge. Now moving to the next topic, appointment of supreme court judge, ठीक है। सो
बेसिकली आर्टिकल 124 ही आपका सब पार्ट 2। अब उसके अंदर क्या रहता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही देते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और वो कैसे होता है, यू हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास लिस्ट आती है सजेशंस की। प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट with whom, with CGI and other judges, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एंड इवेंचुअली अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो फ्लो हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है। इन द सेम वे इफ द CGI नीड्स टू बी चूजन, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं आपके अदर जजेस के साथ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली, ये कंसल्ट है यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट मेक्स और अपॉइंट द CGI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें लिख लो CGI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही मे कंसल्ट विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। या अदर जजेस में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं। सो आई विल जस्ट रिपीट, CGI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही मे कंसल्ट विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, एज पर हिज ओन नेसेसिटी, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं पड़ी तो प्रेसिडेंट कैन मेक हिज ओन डिसीजन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अपॉइंटमेंट। अब इसके अंदर कुछ 4 केसेस थे वेरी फेमस, वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो केसेस हैं वो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर ही हैं। CGI हो गया या आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गया, ठीक है। सो केसेस, अब यहाँ पे जो मेन कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है ना कि ये वाला जो रोल है जहाँ पे प्रेसिडेंट अदर जजेस के संग कंसल्ट करते हैं। अब भाई अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो मतलब इट्स अ प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन की जो कंसल्टेशन है कि वो बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है। अगर नहीं बाइंडिंग है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने कुछ भी XYZ रीजन से कंसल्ट कराओ, इफ़ ही बिलीव्स कि उस सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, दैट मतलब उनके पास ही वो पावर होती है, राइट। तो कंसल्टेशन का कितना इम्पैक्ट होता है कि वेदर जो कंसल्ट करा गया है वो बाइंडिंग है नहीं है प्रेसिडेंट पे, या क्या उसके प्रोविजंस होने चाहिए, डिस्क्रिशन पावर कितनी है, उसके बेसिस पे ही हमारे 4 केसेस हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो केसेस विद रिस्पेक्ट टू द कंसल्टेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो इसमें वेरी फेमस फर्स्ट SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 1982, वेरी फेमसली नोन एज फर्स्ट जज केस, ठीक है। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लो, while appointing other judges or Supreme Court judges, the President shall consult with the CGI and other judges, ठीक है, as per the necessity, ठीक है, कि किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कंसल्टेशन CGI के संग करनी है, हाई कोर्ट के जजेस के संग करनी है, या जो अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके संग डिस्कस करके क्या कंक्लूजन निकालना है, दैट इज अप टू द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। अब इसमें पहला जो केस है, दिस इज योर SP गुप्ता केस। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी उसमें ये था कि जो कंसल्टेशन हो रही है between the president and the CGI or the other high court or supreme court judges, that is not at all binding upon president, ठीक है। कंक्लूजन ये है, डिस्कशन कुछ भी हो, the president is not bounded to have or to मतलब to agree upon the suggestion given to him by the CGI or other high court judges। तो लिख लो इसमें,
In SP Gupta versus Union of India case 1982, the Supreme Court held that the opinion of CGI on behalf of the judiciary in the appointment of Supreme Court or High Court judges and also the transfer of High Court judges is not binding upon the President. Full stop. However, an effective consultation where all documentary facts and data should be referred must take place between the judiciary and the executive. ठीक है, तो हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, इन सारे डिस्कशंस में प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड कि जो भी सजेशन सीजीआई दे रहे हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है. बट ये है कि जो डिस्कशन और कंसल्टेशन है दैट शुड हैपन इन written format with proper facts and data, ठीक है. ऑल्सो जो CGI हैं, CGI का जो सजेशंस हैं, CGI सजेशन रिप्रेजेंट्स होल जुडिशरी, ठीक है. तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सीजीआई का जो रिकमेंडेशन और सजेशन रहेगा दैट रिप्रेजेंट द होल जुडिशरी ऑफ द कंट्री, होल जुडिशरी, ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली जो उनके सजेशन है उनको इस तरीके से देखा जाता है कि भाई इंडिया की जो पूरी जुडिशरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थ्रू सीजीआई ओनली इज कमिंग आउट एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट वेदर उनको वो सीजीआई का सजेशन लेना है या नहीं लेना, ठीक है. So this was the first conclusion in the first judge case, which was famously known as SP Gupta versus Union of India case 1982. ठीक है. अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट था दैट वाज योर कंसल्टेशन, ठीक है, ठीक है. फिर इसके देखा देखी एक सेकंड केस भी आया, दैट वाज योर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स on record association versus Union of India 1993, famously known as second judge case, ठीक है. अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वहाँ पे जो मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इट मूव फ्रॉम कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस, ठीक है. इसको लिख लो. इन द सेकेंड जज केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन एंड हेल्ड दैट इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द CGI shall be given prominence because the opinion of the CGI is not his personal opinion, rather it is the opinion of the judiciary expressed through CGI, and to represent judiciary's view CGI shall consult with at least 2 senior most judges of Supreme Court while forming his opinion in writing, ठीक है. तो इसमें फंडा क्या है, मोटा मोटी मैं रिटर्न का तो मैंने बता दिया, कॉन्सेप्चुअल समझ लो. CGI का जो ओपिनियन है, CGI opinion is the opinion of judiciary, ठीक है. और जो CGI का ओपिनियन बनेगा that should be backed by, मतलब that should be made after consulting with at least 2 senior most सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है.
और जो भी इनका ओपिनियन बन के आएगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस, वो उसको प्रोमिनेंस रखा जाएगा व्हेन इट विल बी कन्वे टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। बिकॉज जो CGI हैं, ऑब्वियसली जो हमने पहले केस में पढ़ा, CGI का जो ओपिनियन है वो पूरे इंडियन जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड केस में बस ये था कि कंसल्टेशन को एक स्टेप फर्दर लेके कंकरेंस को इंक्लूड करा गया, और वो कंकरेंस में जो CGI का ओपिनियन है दैट शुड बी मेड आफ्टर द कंसल्टेशन विद टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो, ठीक है। अब फंडा क्या है, यही जो प्रोसेस है ना आपका, जहाँ पे CGI प्लस टू सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस टुगेदर विल फॉर्म कोलिजियम, ठीक है। ये यहाँ पे फाउंडेशन थी इसकी, आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे और इन डेप्थ, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे लिखो, ये जो हमारा कंसल्टेशन था, कंकरेंस था, कैसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब CGI को अलॉन्ग विद द ओपिनियन ऑफ टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाना है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखो जो प्रेसिडेंट का रोल है, प्रेसिडेंट में रेफर द ओपिनियन ऑफ CGI फॉर द रिकंसिडरेशन, बट द ओपिनियन ऑफ CGI एक्सप्रेस्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, ठीक है। रिकंसिडरेशन पे, रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट on CGI's opinion is binding, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द हायरार्की द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर सुप्रीम एंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी मेड CGI, ठीक है। तो पहला जो कंक्लूजन था सेकंड केस के अंदर वो ये था कि जो CGI का ओपिनियन है वो ओपिनियन तब फॉर्मुलेट होगा जब CGI हैव अ वेरी थॉरो डिस्कशन विद द टू अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। उनके बाद जो उनका ओपिनियन बन के जाएगा दैट विल नॉट बी अ बेयर कंसल्टेशन बट अ कॉन्करेंस, और वहाँ पे CGI का जो ओपिनियन है दैट विल रिप्रेजेंट द होल जुडिशरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज नंबर वन। सेकेंड कंक्लूजन इन दिस केस वॉज कि जो रिकंसिडरेशन पे प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे CGI के साथ दैट विल बी बाइंडिंग, ठीक है। एंड थर्ड इज जो हायरार्की बनती है CGI के, ठीक है, जो हायरार्की बनेगी CGI के लिए दैट शुड ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, ठीक है। तो जो जैसे अभी कोई CGI है तो जो नेक्स्ट CGI बनेगा वो वही आदमी बनेगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट जज में सबसे ज़्यादा मतलब जो सीनियर है और जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ओनली विल बिकम द नेक्स्ट CGI, ठीक है, वंस द टेन्योर ऑफ द एग्जिस्टिंग CGI विल बी ओवर, राइट। और कोलिजियम आपका जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया अभी आपको, सो कोलिजियम रिप्रेजेंट योर CGI प्लस टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकेंड जज केस, ठीक है। Now comes the third. So this was your reappointment of judges case 1998, famously known as third judge case, right? तो इसको समझने से पहले कुछ बॉक्सेस हैं you need to understand. First, CGI plus 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। CGI के साथ 4 सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं टुगेदर दे विल फॉर्म कंक्लूजन टू मेक एनी मतलब जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही देंगे, बट किस सुप्रीम कोर्ट के जज को आगे प्रमोट करना है या बनाना है, मतलब ऑब्वियसली अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है तो दैट पर्सन शुड हैव बीन हाई कोर्ट जज or an advocate who has done experience of more than 10 years working in high court, right? तो appointment suggestion लिख लो सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। in the same way you have CGI plus 2 सुप्रीम कोर्ट जज
plus Chief Justice of relevant High Court. Together these people will form appointment of High Court judge. ठीक है. Similarly CGI plus 4 Supreme Court judges plus Chief Justice of sending and receiving High Court, ये डिसाइड करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज. ठीक है. तो ये कुछ मतलब बॉक्सेस में इस हिसाब से बनाए कि ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट इज योर CGI प्लस 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस टुगेदर विल कंक्लूड कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, देन सुप्रीम कोर्ट प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ रेलेवेंट हाई कोर्ट विल इवेंचुअली डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज. ठीक है. थर्ड इज योर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग हाई कोर्ट विल इवेंचुअली डिसाइड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस. राइट. तो अब इसमें लिखो इन थर्ड जज केस सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया regarding the appointment of the judges does not constitute the opinion of judiciary unless the CGI consult with at least 4 senior most judges of Supreme Court. ठीक है. इस केस से पहले हमने जो डिस्कस करा था कॉलेजियम का बेसिस पे, उसमें CGI प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे. राइट. इस थर्ड केस में आते आते इट बिकेम दैट द ओपिनियन ऑफ द Chief Justice of India will eventually be formed or will eventually be considered as an opinion of the Indian judiciary only when the CGI discuss the same with 4 Supreme Court judges. ठीक है. ठीक है. ये एटलीस्ट है. ठीक है. So I'll just repeat. In the third judge case, Supreme Court clarified that the opinion expressed by the CGI regarding the appointment of the judges does not constitute the opinion of judiciary unless the CGI consults with at least 4 senior most judges of Supreme Court in the case of appointment of Supreme Court judges, and if none of these 4 senior judges is to become the next CGI, then the CGI should also involve in consultation the Supreme Court judge who is in the line to be the next CGI. ठीक है. तात्पर्य क्या है, CGI का जो डिस्कशन होना है वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ होना ज़रूरी है. ठीक है. और अगर इन 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ जो डिस्कशन हो रहा है इनमें से कोई भी एक इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम द नेक्स्ट CGI, then it's the responsibility of the CGI to also include the next in line CGI. ठीक है. तो मिनिमम है तो ऑब्वियसली इट कैन हैपन कि CGI है प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए. ठीक है. प्लस नेक्स्ट इन लाइन CGI. इनके साथ प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही जो ओपिनियन फॉर्मुलेट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल ओपिनियन ऑफ द इंडियन जुडिशरी थ्रू CGI. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, CGI must consult with minimum 2 senior most judges of Supreme Court and the Chief Justice of concerned High Court. ये वही है जो मैंने अभी यहाँ बॉक्स में बनाया पूरा. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट, in the case of transfer of high court judges, the CGI must consult with at least 4 senior most judges of Supreme Court and the Chief Justice of sending and receiving High Court. ठीक है. तो ये कंक्लूजन था आपका थर्ड जुडिशरी केस के अंदर. राइट. So this was all about your third जुडिशरी केस. नाउ थर्ड जस्टिस केस. ठीक है. अभी फोर्थ का क्या है. फोर्थ जज केस में आपका
NJAC एंड 99th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात है, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है कि फर्स्ट इज योर 99th अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट में क्या था कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस was replaced with NJAC, ठीक है। What does NJAC stands for? NJAC stands for National Judicial Appointments Commission. National Judicial Appointment Commission, ठीक है, NJAC। बट हुआ क्या कि ये आया तो सही, बट 2015 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलवाइड कर दिया। इन 2015 सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड बोथ द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज द NJAC एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। तो वापस अभी हम कोलोजियम सिस्टम पे पहुंच गए, बिकॉज चेंजेस लाए गए थे थ्रू NJAC। मतलब NJAC को मैं गवर्नेंस के अंदर गवर्नेंस के अंदर प्रॉपर्ली बताऊंगा। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ जज केस इतना समझो कि कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए NJAC एक्ट पास हुआ था थ्रू द 99 अमेंडमेंट एक्ट, बट वो 2015 के अंदर ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली अवॉइड करके हटा दिया गया था, ठीक है। और जो उसका रीज़न ये दिया गया था कि NJAC विल affect the independent functioning of judiciary, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सा सिस्टम अब फॉलो होता है टू अपॉइंट द जजेस, सो कोलिजियम सिस्टम ही आज भी यूज होता है, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस द नेक्स्ट इन लाइन, if it's the case then the next in line CJI together will decide who will be the next judge of the High Court and the Supreme Court, ठीक है। So this was all about your 4th judge case, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो समझ लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द डिसीजन इन द कोलिजियम आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी? डज डिसीजन इन कोलिजियम are made on the basis of majority, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है कि भाई आपके पास CJI है प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो क्या 5 में से अगर जैसे लेट्स से 3 से ज़्यादा जिसने फेवर में वोट कर दिया तो क्या डिसीजन उसके फेवर में चला जाएगा? द आंसर इज नो, अ बिग नो, ठीक है। इसमें लिख लो द आंसर इज नो, ठीक है, बिकॉज द फाइनल डिसीजन इज नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। सब ऑन बोर्ड होने चाहिए, ठीक है, या फिर कंसेंसस लिख लो इसको, ठीक है। तो इफ आई से बाय एग्जांपल कि भाई कोई जज है, लेट्स से जज ए, अब उस पर अगर डिसीजन चल रहा है तो इफ CJI रिजेक्ट्स ए एंड 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस सपोर्ट्स ए, देन ए विल नॉट बिकम द जज, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसको CJI ने रिजेक्ट करा हुआ है, बट इसको 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे आर अप्रूविंग, बट स्टिल ए कांट बी मेड द जज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी पे काम करता है, बट
कंसेंसस पे काम करना ज़रूरी है। सीजीआई ने रिजेक्ट करा हुआ है और बाकी के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने अप्रूव करा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए जो बंदा है वो जज बन जाएगा, दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट एक चीज़ और लिख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ओपिनियन ऑफ सीजीआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो भी नेम सजेशंस हैं वो सीजीआई ही आगे भेजते हैं, तो अगर इस केस के अंदर 4 सुप्रीम कोर्ट के जज सपोर्ट कर रहे हैं ए का जो जज बनने का प्रोसेस है, ए को जज बनाने के लिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जज अप्रूवल दे रहे हैं, बट सीजीआई इज़ नॉट गिविंग द अप्रूवल, तो इस केस के अंदर जो नाम का सजेशन है प्रेसिडेंट को जो जाता है वो दैट प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू द सीजीआई है, सीजीआई के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट है वो पास ऑन नहीं हो सकता प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट even if 2 judges of the collegium gives an adverse opinion, the CGI should not send the recommendation to the government, ठीक है। तो एक तरफ आपका ये है कि CGI ऑनबोर्डेड नहीं है और बाकी के आपके जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो ऑनबोर्डेड हैं, उस केस में भी जो रिकमेंडेशन है दैट शुड नॉट बी थ्रू, मतलब सजेशन शुड नॉट बी सेंट, ठीक है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज मना कर रहे हैं और सीजीआई अप्रूव कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी आपका ये सजेशन शुड नॉट फॉलो टू द गवर्नमेंट और टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैन सीजीआई ओपिनियन ऑन बिहाफ ऑफ द जुडिशरी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। भाई आपके सीजीआई ने जो भी ओपिनियन दिया, कैन इट बी चैलेंज, सीजीआई ओपिनियन कैन बी चैलेंज्ड in court? So the answer is yes. If the procedure is not followed then the judicial review can be done, ठीक है। और प्रोसीजर का मतलब यही है कि जो हमने पहले डिस्कस करा, प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन विथ फैक्ट्स and relevant data should be followed, ठीक है, as mode of communication, ठीक है। तो किसी भी स्टेप पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट, 2 या 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में जो भी डिस्कशन हो रहा है दैट शुड बी प्रॉपरली फॉलोड विथ रिटन डॉक्यूमेंटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। आर्बिट्री डिसीजन अगर आप दे रहे हो, वर्बली कुछ भी बोल रहे हो, तो उसके बेसिस पे अगर आपने एक कंक्लूजन पे आए हो, ठीक है, तो वो चीज़ चैलेंज करी जा सकती है कि बॉस इनके पास ना तो रिटन कम्युनिकेशन है, ना ही कोई फैक्चुअल डेटा है, ना ही प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा गया है, ठीक है। मन के बेसिस पे आपने किसी भी XYZ पर्सन का नाम सजेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ जो है दैट विल फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू, और उस केस में जो चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट के अंदर कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, हेंस द रिकमेंडेशन ऑफ एनी XYZ पर्सन शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। इसको लिखो नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द सीजीआई इज जुडिशियली रिन्यूएबल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजर इरेगुलरिटीज, ठीक है, एंड द व्यूज ऑफ द जजेस इन द कोलिजियम सिस्टम मस्ट बी टेकन इन रिटर्न ओनली, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सॉरी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, वो प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। देन विल ऑल्सो डिस्कस द जज सुप्रीम कोर्ट सैलरी जज एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड concept, court of record. We'll also discuss working condition of Supreme Court judge, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे
देन द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, देन रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें, इसके साथ आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द फ्लो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। हिट द बेल आइकन फॉर क्विक रिकमेंडेशन। अब तो हर ऑल्टरनेट डेज आ रही है, टाइमिंग थोड़ा चेंज करा है। सो आज 28 तारीख है, 28 तारीख को 12 बजे से वीडियोज़ विल स्टार्ट गोइंग लाइव, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट, हिट द बेल आइकन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।